अरे सरला, सुना है अजय की शादी पक्की हो गई है। अरे बता ना, कैसी है होने वाली बहू? किरण ने फोन पर पूछा तो सरला जी हल्के से हंसते हुए बोली, हाँ किरण, कविता नाम है उसका। बहुत प्यारी है, परी जैसी खूबसूरत। बस वो आ जाएगी तो घर में रौनक आ जाएगी। यह सुनकर किरण बोली, अरे वाह, अब तो तू सास बन जाएगी। अच्छा है, अब तू अकेले अकेले रसोई में खड़ती नहीं रहेगी। बहू आएगी तो उसके साथ गप्पे मारते हुए काम कब हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। मैं और मेरी बहू तो ऐसे ही करते हैं, एक साथ मिलकर रसोई का सारा काम निपटा लेते हैं, फिर आराम से बैठकर सास बहू का सीरियल देखते हैं। कहते हुए किरण हंस पड़ी। सरला जी भी मुस्कुरा उठी। हाँ किरण हमेशा सोचती थी, काश मेरी भी एक बेटी होती जिसके साथ थोड़ा वक्त बातें करते, शॉपिंग पर जाती, हंसती बतियाती। बेटा अच्छा है, पर अजय को मेरी बातों में क्या रुचि। सोच रही हूँ कविता आ जाएगी तो बेटी की कमी दूर हो जाएगी, एक साथी मिल जाएगा मुझे। हाँ बिल्कुल सरला, अब तुझे भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। चल बता, शादी की तारीख कब निकली है, तैयारी कैसी चल रही है? सरला जी की आंखों में चमक लिए बोली, अरे किरण, शादी की तारीख 20 नवंबर निकली है, यानी मेरे जन्म दिवस के दिन। वाह, फिर तो दो दो सेलिब्रेशन एक साथ होंगे। अपने जन्मदिन पर तू सास बनेगी। सास नहीं किरण, मैं तो कविता की माँ बनकर रहूंगी। बस इंतजार है उस दिन का जब मेरा बेटा घोड़ी चढ़ेगा और चांद से मुखड़े वाली बहू को घर लेकर आएगा। अच्छा मैं फ़ोन रखती हूँ, तेरे पास तेरी बहू है जिससे मिलकर तू रसोई का सारा काम कर लेती है, लेकिन मुझे तो फिलहाल अकेले ही काम करना है। यह कहकर दोनों सहेलियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। फोन रखकर वह रसोई में चली गई। काम करते करते सरला जी अपने अतीत को याद करने लगी। एक मध्यम वर्गीय परिवार की होनहार बेटी हुआ करती थी सरला। पढ़ाई में तेज, व्यवहार में सरल और स्वभाव से बेहद संवेदनशील। उनका सपना था कि वह एक शिक्षिका बने। उन्होंने एमए तक की पढ़ाई पूरी की और बीएड के लिए फॉर्म भर दिए। वह शिक्षिका बनकर समाज में एक सुखद परिवर्तन लाना चाहती थी, लड़कियों की शिक्षा के लिए काम करना चाहती थी। पर शादी की बात आते ही उनके सपनों की दिशा बदल दी गई। लड़के वाले शहर से थे, लड़का सरकारी नौकरी में था, अच्छा कमाता था। माता पिता को सब कुछ बहुत पसंद आया। मैं आगे पढ़ाई करना चाहती हूँ, अपना करियर बनाना चाहती हूँ, सरला ने कहा। लेकिन माँ बाप ने समझाया, ऐसा रिश्ता बार बार नहीं मिलता और करियर बनाना है तो शादी के बाद भी लड़कियां करती हैं। सरला ने सपनों को थोड़े समय के लिए स्थगित कर दिया और सोचा शायद शादी के बाद पढ़ाई शुरू कर लेगी। वह ससुराल गई, दिन में ढेर सारी उम्मीदें लिए। सास पहले ही कह चुकी थी, अब यह घर तुम्हारा है, हमें बहू नहीं बेटी चाहिए जो सब कुछ संभाले। सरला ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, पर दूसरे ही दिन से समझ गई कि यह घर बेटी नहीं, मुफ्त की नौकरानी चाहता है। सुबह 5 बजे उठकर झाड़ू पोंछा, फिर नाश्ता, फिर सास ससुर की दवाइयाँ, फिर पति के टिफिन की तैयारी, और उसके बाद भी शिकायतें मिलती। चाय अच्छी नहीं बनाती, रसोई संभालने का सलीका नहीं है, इतना धीरे क्यों काम करती हो, सब्जी बेस्वाद बनाती हो। पति संजय शांत लेकिन व्यस्त इंसान थे, ना बातों में रुचि, ना सरला जी किसी के शौक में। उन्होंने एक दिन कहा, मैं फिर से पढ़ना चाहती हूँ, तो संजय ने अखबार से नजरें हटाई, फिर कहा, अब क्या जरूरत है, घर पर रहो, सब ठीक चल रहा है। सास ने डांटते हुए कहा, चुपचाप घर बैठो और गृहस्थी संभालो। सरला चुप हो गई। धीरे धीरे उनकी किताबें अलमारी में कहीं नीचे दबती चली गई। सबकी पसंद उन्हें पता थी, पर उनकी पसंद किसी ने नहीं पूछी। 2 साल बाद बेटा हुआ अजय। उसे पाला पोसा, पढ़ाया, परिवार संभाला, रिश्तेदारी निभाई। सरला एक आदर्श पत्नी, एक आदर्श माँ और एक आदर्श बहू बन चुकी थी। लेकिन भीतर की सरला कहीं खो गई थी। उन्होंने कई बार सोचा कि आसपास के स्कूल में नौकरी कर ले, पर सास ने जैसे तूफान खड़ा कर दिया। अब हमारी बहू नौकरी करेगी, हमारी इज्जत मिट्टी में मिलानी है। संजय ने भी कहा, यह सब यहाँ नहीं चलेगा। सरला सहम गई। उन्होंने सबकी खुशी के लिए अपने अरमान कुर्बान कर दिए और बदले में मिली सिर्फ गुलामी। शिकायत करना भी छोड़ दिया। आईने में खुद को देखती तो लगता, यह औरत कौन है। आंखों के नीचे काले घेरे, माथे पर चिंताएं की रेखाएं, होठों पर थकी मुस्कान। शादी को 15 साल हुए थे कि सासू माँ का निधन हो गया, लेकिन तब तक घर की सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर पड़ चुकी थी। 4 साल पहले पति संजय का भी अचानक हार्ट अटैक से निधन हो गया। सरला बाहर से शांत रही पर अंदर से टूट गई।
अजय बड़ा हो चुका था, नौकरी में था। आखिरकार अजय की शादी का दिन आ गया। शादी अच्छे से संपन्न हुई। दहलीज पर जब कविता ने पहला कदम रखा तो लगा जैसे बरसों का सूनापन उसकी पायल की झनकार ने मिटा दिया हो। लाल जोड़े में सजी खूबसूरत और पढ़ी लिखी कविता को देखकर सरला जी का मन गदगद हो उठा। उन्होंने आरती उतारी, गले लगाया और मन ही मन भगवान का धन्यवाद किया। हे भगवान, तूने सुन ली, बहू के रूप में चांद का टुकड़ा भेजा है। घर में उत्सव का माहौल था। रिश्तेदारों की हंसी ठिठोली के बीच सरला जी की नजरें बस कविता पर टिकी थी। शाम को जब सब बैठे तो उन्होंने पूछ ही लिया, बहू अब आगे क्या सोचा है? एक पल की खामोशी छा गई। कविता की आंखों में सपना था। माँ जी, मैं पढ़ाई जारी रखना चाहती हूँ। मुझे नीट की तैयारी करनी है। कुछ रिश्तेदारों की भौहें तन गई, पर सरला जी का चेहरा चमक उठा। उनके दबे सपनों को जैसे पंख मिल गए। उन्होंने तुरंत कहा, अरे बेटा, यह तो बहुत अच्छी बात है। तुम जरूर पढ़ाई करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो मैं नहीं कर पाई वो तुम पूरा करना। इससे बड़ी खुशी मेरे लिए क्या होगी? उनकी आवाज़ में तृप्ति थी। उसी पल उन्होंने तय किया कि कविता की पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आने देगी। पर धीरे धीरे खिंचाव सा बनने लगा। कविता का सारा समय कमरे में बीतने लगा। सुबह देर तक सोना, फिर पढ़ाई, शाम को अजय के साथ घूमना। घर के किसी काम की न इच्छा न जरूरत। सरला ने कभी टोका भी नहीं, लेकिन यह खटकता कविता उनके साथ चाय तक नहीं पीती। कभी किचन में आकर पूछती भी नहीं, कुछ मदद कर दूं मम्मी? त्योहारों पर सरला अकेले ही घर सजाती, मिठाई बनाती, मेहमानों की खातिरदारी करती और थक कर चुपचाप बैठ जाती। अजय और कविता तब भी अपनी दुनिया में ही खोए रहते। पूछते, मम्मी कुछ चाहिए? और वह मुस्कुरा देती, कुछ नहीं बेटा। पर भीतर की आवाज़ कहती, मुझे चाहिए बात करने वाली, पूछने वाली, समझने वाली बेटी। कविता बहू थी, पर सरला ने उसे कभी बहू समझा ही नहीं। लेकिन कविता शायद खुद को बहू से ज़्यादा कुछ बनना ही नहीं चाहती थी। सरला समझती थी कि रिश्ते को वक्त देना पड़ता है। पर वक्त बीतता गया और दूरी वही रही। उन्होंने कोशिश की, एक दिन पुराने एल्बम लाई। कविता देखो, ये मेरी शादी का फ़ोटो है और ये कॉलेज के नृत्य प्रतियोगिता का। मुझे नृत्य का बहुत शौक था। पर कविता ने कहा, माँ जी मुझे थोड़ा पढ़ना है, कल टॉपिक्स सबमिट करना है। सरला चुपचाप एल्बम समेट लाई। कुछ दिन बाद कहा, कविता बाजार चलो, साथ में मैं भी साड़ी देख लूँगी। तुम भी अपने लिए? कविता मुस्कुराकर बोली, मैंने तो अपने ड्रेसेस ऑनलाइन अजय के साथ ऑर्डर कर लिए हैं। आप अपने लिए ले आइए। बार बार सरला जी की उम्मीद टूटती, पर वह हर बार जोड़ती। अब उन्हें महसूस होने लगा था कि रिश्ता एक तरफ हो गया है। वह देना चाहती है, पर सामने से लेने वाला कोई नहीं। जब रिश्ते में सिर्फ एक ही हाथ बढ़े तो वह हाथ एक दिन थक ही जाता है। कविता पूरे दिन कमरे में रहती है, किताबों, नोट्स, मोबाइल या लैपटॉप में गुम। सुबह से शाम तक पढ़ाई में डूबने के बाद जब अजय और कविता दोनों शाम को बाहर घूमने निकलते तो वहीं किसी कैफे या होटल में खाना खाकर आ जाते। घर पर सरला जी ने प्यार से खाना बनाया होता। घंटों की मेहनत होती, लेकिन खाना ज्यों का त्यों रखा रह जाता। कई बार खाना बेकार हो जाता, कूड़े के डिब्बे में फेंकना पड़ता। यह देखकर सरला जी के दिल में एक अजीब सी वेदना उठती थी। एक दिन वह बोल ही पड़ी, बेटा, घर पर जो खाना बनता है वह तो बेकार हो जाता है। तुम लोग रोज बाहर से खाना खाकर आ जाते हो। अजय बिना कुछ कहे कमरे में चला गया, लेकिन जवाब उसकी पत्नी ने दिया। दिल मिलाकर वह बोली, हमने तो आपको कभी कहा नहीं कि आप खाना बनाइए। जब घर में खाना होगा तब हम बता देंगे। हमारे लिए खाना मत बनाया कीजिए। सरला जी समझ गई कि उनकी मेहनत की कोई कदर नहीं। न घर के लोग उनकी थकान समझते थे, न ही उन्हें प्यार को महसूस करते थे। धीरे धीरे उनके अंदर एक अलग सी तन्हाई बढ़ने लगी। सुबह की शुरुआत अब सरला जी के लिए 12:30 बजे होती। टिफिन बनाना, नाश्ता तैयार करना, कविता के लिए दूध और अजय के लिए कॉफ़ी। सारा काम चुपचाप बिना किसी अपेक्षा के। जबकि कविता का दिन दोपहर 11 बजे से शुरू होता। वह उठती, जल्दी जल्दी कुछ खाती और फिर अपने कमरे में पढ़ाई में जुट जाती। खाने के समय चुपचाप डाइनिंग टेबल से प्लेट लेकर कमरे में चली जाती। सरला जी ने जब एक बार टोका, बैठकर साथ खा लिया करो, तो जवाब मिला, मम्मी टाइम नहीं है, नोट्स पूरे करने हैं। एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद कविता को एक कॉलेज में नौकरी मिल गई। अब तो उसे घर में क्या चल रहा है क्या नहीं, किसी की भी बात से कोई मतलब नहीं रह गया था।
सुबह नौकरी पर जाती और दोपहर को घर लौटकर खाना खाकर सो जाती। शाम को उठती तो मोबाइल स्क्रॉल करने में लगी रहती। सरला जी कुछ पूछती या मदद के लिए बुलाती तो बहाना बना देती। कॉलेज का कोई काम कर रही हूँ। अजय भी ऑफिस से आता तो सीधे कमरे में चला जाता। सरला जी के लिए तो यह घर एक वर्क जोन बनकर रह चुका था, जहाँ हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त था। बस एक अकेली सरला थी जो सबके पीछे भाग रही थी। उनके दिल में एक भारीपन उतर आया था। रात को जब अजय पानी पीने आया तो सरला ने फिर कोशिश की। बेटा, जब से कविता आई है मैंने कभी कुछ नहीं कहा। मैं चाहती थी कि वह आराम से पढ़ाई करे, अपना करियर बनाए, पर घर की जिम्मेदारी पूरी तरह मेरी ही क्यों। तुम कविता से कहो कि मेरी थोड़ी बहुत मदद कर दिया करे। अजय झुंझलाता हुआ बोला, मम्मी, आप तो पहले से सब कुछ करती थी, अब अचानक थकावट क्यों लग रही है? आपको क्या दिक्कत है? साफ साफ बोली। सरला ने पहली बार कहा, दिक्कत यह है कि इस घर में सबको आज़ादी है। कविता को पढ़ने की, नौकरी करने की, तुम्हें बाहर जाने की, तुम दोनों को अपनी मर्जी मुताबिक कुछ भी करने की। लेकिन मुझे अपने लिए 10 मिनट भी नहीं मिलते। मुझे सिर्फ सहयोग चाहिए। तो अजय बोला, माँ, कविता तो बेचारी काम करना चाहती है, लेकिन उसे समय कहाँ होता है। वर्किंग है, पैसे कमाती है, उसकी भी तो परेशानी समझिए। सरला जी के कानों में बेटे का कहा एक एक शब्द हथौड़े की तरह पड़ रहा था। सही कहा तुमने बेटा, मैं तो वर्किंग नहीं हूँ, बाहर जाकर पैसा कमा कर नहीं ला सकती ना। बोलते बोलते सरला जी अपने आंसू छिपाने लगी। कुछ पल बाद जब सामने देखा तो अजय वापस कमरे में जा चुका था। सरला जी की तबीयत पिछले कुछ दिनों से खराब थी। घुटनों में दर्द, बदन में भारीपन। सुबह उठती तो हाथ पैर सुन्न महसूस होते। बावजूद इसके रोजाना की तरह सारे घर के काम वह बिना रुके करती रही। उन्होंने कई बार सोचा कि अपनी परेशानी बेटे को बताएगी, पर कविता और अजय दोनों अपने अपने काम में व्यस्त थे। कविता अपने कमरे में और अजय ऑफिस की फाइलों में। दोपहर को जब दर्द असहनीय हो गया तो उन्होंने कहा, मेरे घुटनों में आज बहुत दर्द है। उसी समय कविता का फोन बजा। वह उठकर बाहर चली गई। अजय बेपरवाही से मोबाइल स्क्रॉल करते हुए बोला, पेन किलर रखी है, खा लो। उसके बाद किसी ने नहीं पूछा, माँ, आपके घुटनों का दर्द कैसा है? दिन गुजरते रहे। एक दिन सरला जी बरामदे में तुलसी के आगे दीपक जला रही थी। तभी अजय ने आकर धीरे से कहा, माँ, एक खुशखबरी है। कविता माँ बनने वाली है और आप दादी। एक क्षण को उनका हाथ थम गया। हृदय खुशी से खिल उठा। दादी, यह शब्द उनके कानों में जैसे घंटियों की गूंज बनकर गूंज उठा। सच बेटा, यह तो बहुत बड़ी बात है। उन्होंने श्रद्धा से आंखें मूंदी, जैसे भगवान ने कोई मनचाही मुराद पूरी कर दी हो। वर्षों बाद जीवन में किसी नन्ही किलकारी की आस फिर से जग उठी। मन में यह भी उम्मीद जगी कि माँ बनने के बाद कविता को जिम्मेदारी का एहसास होगा। लेकिन मैं सब कुछ अपनी बहू के लिए वैसा नहीं होने दूंगी जो मेरे साथ हुआ था। सरला जी ने मन ही मन ठान लिया। वह कविता को बेटी की तरह स्नेह, सुरक्षा और परवाह देना चाहती थी, ताकि उसकी गर्भावस्था सुखद और यादगार बने। उन्होंने अपनी गर्भावस्था याद की। शादी के 2 वर्ष बाद जब वे खुद माँ बनने वाली थी, उनकी जिंदगी ससुराल की जिम्मेदारियों में जकड़ी हुई थी। सुबह का झाड़ू पोंछा, दिन भर रसोई, सास ससुर की सेवा, हर काम उनके हिस्से था। 5वें महीने में कमर का दर्द और थकान उन्हें तोड़ने लगी थी। लेकिन सास बोली, सब औरतें बच्चे जनती है, तो कोई अनोखा काम नहीं कर रही हो, मेहनत वाले काम करो, इससे डिलीवरी आसान होगी। काम वाली बाई को छुड़वा दिया गया और आटा चक्की पर रोज गेहूं पीसने का काम भी सरला को सौंप दिया गया। यह करने से बच्चा स्वस्थ होगा। 9वें महीने तक भी झाड़ू पोंछा, खाना बनाना उनके जिम्मे ही रहा। पति संजय अपने काम में व्यस्त रहते। एक बार सरला बोली, संजय, आज बहुत दर्द हो रहा है, उठा नहीं जा रहा। तो पति बोले, मैं क्या करूं, मैं खुद ऑफिस से थका आया हूँ। गर्भावस्था में वह स्नेह और देखभाल जिसकी वह हकदार थी कहीं नहीं था। डॉक्टर की अपॉइंटमेंट तो दूर, एक कप दूध तक पूछने वाला कोई नहीं था। आखिर दिनों तक काम में जुटी रही, फिर भी ऑपरेशन करना पड़ा। वह दर्द, वह बेबसी, वह अकेलापन उनके दिल पर आज तक दर्द दर्द था। आज वह दिन याद करके उनकी आंखों में नम हो गई। नहीं, मेरी बहू को यह सब नहीं झेलना पड़ेगा, उन्होंने ठान लिया।
धीरे धीरे उन्होंने कविता की देखभाल में खुद को समर्पित कर दिया, हर तरह से उसका ख्याल रखा। जब कविता कभी चिड़चिड़ी या परेशान हो जाती तो सरला जी कहती, कोई बात नहीं बेटा, यह समय ही ऐसा होता है, और उसे मुस्कुराकर गले लगा लेती। वह मानती थी कि मातृत्व एक ऐसा अवसर है जिसमें औरत को सबसे ज़्यादा स्नेह और सुरक्षा मिलनी चाहिए। देखते देखते 9 महीने बीत गए। बधाई हो, बेटा हुआ है। यह सुनते ही सरला जी की आंखें छलक पड़ी। दिल जैसे कुछ पल के लिए थम गया। उन्होंने मन ही मन कहा, प्रभु आपका लाख लाख धन्यवाद। पोते को पहली बार गोद में लेते ही लगा जैसे उम्र की थकान, शरीर का दर्द, सारी शिकायतें एक पल में दूर हो गई हो। कविता की डिलीवरी के बाद सब कुछ सरला जी ने संभाला, बिना किसी अपेक्षा के। जब बच्चा लगभग 4 महीने का हुआ तो कविता ने नौकरी पर लौटने का फैसला कर लिया। अजय ने कहा, घर पर माँ है, वह संभाल लेगी। उनके पैरों में सूजन रहती, कमर में दर्द बना रहता, लेकिन वह दवाई लेकर चुपचाप सारे काम कर लेती ताकि किसी को भनक न लगे कि उनका शरीर कितना थक चुका है। अजय और कविता जब शाम को घर लौटते तो बच्चे के दिन भर के किस्से सुनकर बस हंस देते। कविता और अजय थके होते तो सरला जी उन्हें चाय बनाकर थमा देती। अपने हिस्से के आराम, सेहत, इच्छाओं सबको उन्होंने पूरी तरह एक बार फिर दरनिकार कर दिया, बस इसीलिए कि परिवार की गाड़ी चलती रहे। घर में कविता और अजय की शादी की 5वीं सालगिरह का उत्सव मनाने की तैयारी चल रही थी। मुन्ना अब 1.5 साल का हो चुका था। कभी चलकर गिरता तो कभी दादी को प्यार से देखकर मुस्कुरा देता और फिर अपनी ही भाषा में कुछ बोलने की कोशिश करता। अजय और कविता ने इस सालगिरह को खास बनाने का मन बना लिया था। बड़े होटल में पार्टी, कैटरिंग, फोटोशूट सब बड़े हॉट स्टाइल में होना चाहिए, यह तय हो चुका था। कविता के हाथ में मोबाइल था, कभी डेकोरेटर से बात करती तो कभी फोटोग्राफर से। अजय ऑफिस से समय निकालकर एनिवर्सरी सेलिब्रेशन की तैयारी में जुटा हुआ था। सभी दोस्तों और रिश्तेदारों को न्योता दिया जा चुका था। इसी बीच सरला जी की बड़ी बहन रेखा पार्टी से 10 दिन पहले ही उनके घर पर आ गई थी। बहुत दिनों से उनसे मिली नहीं थी, इसीलिए वह अपनी छोटी बहन के साथ कुछ पल बिताना चाहती थी, कुछ पुरानी यादें ताज़ा करना चाहती थी। लेकिन जब रेखा ने सरला जी को देखा, उनके चेहरे पर थकान, आंखों में उदासी और दिन भर का काम, तो वह हैरान रह गई। वह तुरंत समझ गई कि माजरा क्या है। एक दोपहर जब सरला जी रसोई में सब्जियां काट रही थी तो रेखा ने चाय का प्याला थमाते हुए कहा, सरला, यह क्या हालत बना रखी है? तू सारा दिन बस रसोई में ही काम करती रहती है। थोड़ा अपनी बहू को भी कहे घर की जिम्मेदारी उठाए। सरला जी ने चुपके से नजरें झुका ली। वह नहीं चाहती कि घर की बात बाहर जाए। अरे दीदी, आजकल की लड़कियां पहले पढ़ाई फिर नौकरी, घर संभालने का वक्त ही कहाँ मिलता है उसे। सरला जी ने जैसे तैसे बात को टालते हुए मुस्कुराना चाहा, लेकिन उनकी आवाज़ में दिल की कसक छिपी थी। रेखा ने बोहे तानते हुए कहा, अरे तू उसे करने ही नहीं देगी, वो करेगी भी क्यों? जब तू खुद ही सब झेलने को तैयार है तो कौन तुझसे आगे आएगा? रेखा की बातों में एक तीखा खटास भरा सच था जो सरला जी के मन को चुभ गया। उन्होंने धीरे से कहा, दीदी आप नहीं चाहते सारा काम मेरे सिर पर आ जाता है। सुबह से लेकर रात तक खाना बनाना, मुन्ने को संभालना, घर की साफ सफाई, ना अजय कुछ करता है ना कविता। उनकी आंखें नम हो गई। तो जल्दी से पहुँच ले ताकि रेखा उन्हें रोते हुए न देखे। रेखा ने सरला जी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, कोई नहीं समझेगा तुझे जब तक तो खुद अपने लिए खड़ी नहीं होगी। अपनी लड़ाई हर किसी को खुद ही लड़नी पड़ती है। सरला जी चुपचाप सुन रही थी। सालगिरह को अब बस 1 हफ्ता शेष बचा था। रोज कविता और अजय शॉपिंग पर निकल जाते। सरला जी जब कहती चलो मैं भी कुछ ले लूं पार्टी के लिए, तो फौरन कोई ना कोई प्रैक्टिकल सवाल आ जाता। मम्मी, मुन्ने को कौन संभालेगा? आप जाएंगी तो बच्चा कैसे रहेगा? अब भीड़ में आपके पैर दर्द करने लगते हैं। मम्मी, आप थक जाएंगे। यह सुनकर सरला जी चुप रह जाती। दिन बीतते गए। कविता के लिए स्पेशल गाउन, अजय के लिए डिज़ाइनर कोट पैंट, मोने के लिए छोटे छोटे डिज़ाइनर कपड़े, और सरला जी के लिए बस वही पुरानी साड़ियाँ जो वह पहले कई बार पहन चुकी थी। लेकिन रविवार की सुबह रेखा ने खड़ी खड़ी घोषणा कर दिया, अजय आज संडे है, घर पर तुम कविता रहो, आज सरला और मैं शॉपिंग पर जाएंगे। उसने अभी तक अपने लिए कुछ नहीं खरीदा। अजय थोड़ा असहज हो गया। मासी जी, आप आज डेकोरेटर से मीटिंग है, कविता को भी साथ जाना है, हमें बहुत सी चीज़ें फाइनल करनी है।
कविता भी तुरंत बोली, और मम्मी को अगर कुछ लाना था तो हम किसी भी दिन खुद ही ला देते। वैसे भी भीड़ में उन्हें जाने में दिक्कत होती है। रेखा बोली, अरे तुम क्यों लाओगे उसके लिए कपड़े? सरला को पहनने हैं तो वह अपनी पसंद के लेकर आएगी ना। कविता फिर बोली, लेकिन घर पर मुन्ने को कौन संभालेगा? सरला जी ने मुस्कुराते हुए लेकिन ठहराव के साथ कहा, तुम दोनों को जाना है तो मुन्ने को साथ ले जाओ। अब वह 1.5 साल का हो गया है, तुम्हारा भी बेटा है। मेरे लिए चिंता मत करो, इस बार मैं खुद चुनूंगी कि मुझे क्या पहनना है। अजय और कविता कुछ देर एक दूसरे का चेहरा देखते रहे, पर रेखा की पैनी नज़रों के आगे कुछ कह नहीं पाए। और उस दोपहर सरला जी लगभग सालों बाद पहली बार अपने लिए वैसा कपड़ा खरीद रही थी जैसा वह कभी पहनना नहीं चाहती थी। पार्टी की शाम आई तो घर जगमगा उठा। खूबसूरती से सजा हुआ हॉल, हल्की बॉलीवुड ट्यून और बढ़िया अरेंजमेंट जो देखता तारीफ करते नहीं थकता। अजय और कविता की एंट्री एक शानदार कपल डांस के साथ हुई। सबकी नज़रें अजय और कविता की ओर चली गई। कविता अपनी नीली साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थी और अजय काले कोट पैंट में स्मार्ट और आत्मविश्वासी दिखाई दे रहा था। दोनों ने डांस पर मेहमानों ने खूब तालियां बजाई, लेकिन सबसे बड़ी हैरानी तब हुई जब सबकी नज़र सरला जी पर पड़ी। आज बरसों बाद वे अपने मनपसंद फिरोजी रंग का नया सलवार सूट पहने थी। हल्का मेकअप, मुस्कुराहट भरा चेहरा और आंखों में चमक। अपने नए रूप में वह इतनी बदली बदली और खिली हुई दिख रही थी कि कई रिश्तेदार हैरान रह गए। उन्हें पहचानना ही मुश्किल हो रहा था लोगों के लिए। रेखा और सरला जी के भाई भाभी भी आए हुए थे। तभी मस्ती का माहौल बनाते हुए रेखा बोली, दीदी बस अब और नहीं, आज तो आपको स्टेज पर आना ही पड़ेगा। सरला जी हंसने लगी, अरे छोड़ो ना, मेरी उम्र अब गाना बजाना करने की नहीं रही। भाई ने भी कहा, कमाल करती हो दीदी, तुम्हारा वो डांस याद है कॉलेज के वार्षिकोत्सव का? तुमने मधुबन में राधिका नाचे गाने पर डांस ऐसा परफॉर्मेंस किया था कि सब मंत्रमुग्ध हो गए थे। कई मेहमान बोले, अरे वाह, आपका एक परफॉर्मेंस तो बनता है। तालियों की गूंज, प्यार भरी आवाज़ें और रेखा के इशारों ने सरला जी को उठने पर मजबूर कर दिया। वह साड़ी का पल्लू संभालते हुए झिझक का स्टेज पर चढ़ी और जैसे ही स्पीकर से पुराने जमाने का मधुर गीत बजा, सरला जी ने मंच पर ऐसा भावपूर्ण नृत्य किया कि देखकर सब हैरान रह गए। ठीक वैसा नृत्य जैसा कोई कलाकार करता है। माहौल ठहर सा गया। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज उठा। सरला जी की आंखें खुशी से भीग गईं। बरसों बाद आज उन्हें अपने शौक को पूरा करने का मौका मिला था। अजय और कविता भी स्तब्ध थे। वे यकीन नहीं कर पा रहे थे कि सरला जी के पास इतना बेहतरीन टैलेंट है। फिर रिश्तेदारों का मिलना जुलना, सेल्फी बूथ पर बच्चों की मस्ती और हर तरह रौनक बिखरने लगी। बड़े से टेबल पर खूबसूरत सा केक रखा गया। जब केक काटने का मोमेंट आया तो अजय और कविता ने मिलकर वेडिंग एनिवर्सरी का केक काटा। फिर दोनों के लिए एक रोमांटिक गाना बजा। माहौल कुछ क्षणों के लिए पूरा रोमांटिक हो गया। उसके तुरंत बाद अचानक डीजे पर अगला गाना बजा, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, हैप्पी बर्थडे टू यू। संगीत का इस धुन पर सभी चौंक गए। अजय ने छेंकते हुए ऑर्गेनाइजर को बुलाया, सर ये बर्थडे पार्टी नहीं, शादी की सालगिरह है, भूल गए क्या? तभी रेखा जोर से बोली, बिल्कुल सही गाना बजा है और यह मैंने ही लगवाया है। हर कोई उनकी तरफ देखने लगा। रेखा मंच के पास जाते हुए मुस्कुराकर बोली, अजय कविता, आज सिर्फ तुम्हारी शादी की सालगिरह नहीं है, बल्कि इस घर की नींव रखने वाली हम सबकी प्यारी सरला का जन्मदिन भी है। याद नहीं किसी को? सन्नाटा छा गया। अजय और कविता के चेहरों पर हिचक और शर्म की मिली जुली छाया थी। अपने ही जश्न के बीच माँ का जन्मदिन भूल जाना सबके सामने उन्हें शर्मिंदगी का एहसास करा रहा था। रेखा ने दूसरा केक लाने का इशारा किया और सहज गंभीर आवाज में कहा, अब एक केक कटेगा उस महिला के लिए जिसने इस घर को सही मायनों में घर बनाया है, जिसकी मेहनत, प्यार और त्याग के बिना आज कोई जश्न मुमकिन नहीं था। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। कविता आगे बढ़कर बोली, माँ जी हैप्पी बर्थडे, हम सचमुच भूल गए, माफ़ करना, सॉरी माँ। अजय ने हिचकते हुए कहा, जन्मदिन मुबारक हो माँ। सरला जी के चेहरे पर आज खुशी की चमक थी। पार्टी की चकाचौंध रात में खत्म हो गई थी। बाकी सभी रिश्तेदार जा चुके थे, पर कविता की माँ विमला जी अपनी बेटी के ससुराल में 1-2 दिन के लिए रुक गई थी।
सुबह की पहली किरण के साथ ही सरला जी की आंखें खुल गई। बरसों की आदत ने उन्हें बिस्तर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। बाहर निकली तो बेटी बहू के कमरे से बातें करने की आवाजें आ रही थी। सोचा सब जाग ही चुके हैं तो एक बार चाय पूछ लेती हूँ। यह सोचते हुए जब वह बेटे बहू के कमरे के पास पहुंची, दरवाजा आधा खुला था। अंदर कविता रात को मिले तोहफे के रेफर खोल रही थी। उसकी माँ विमला जी अजय से बातें कर रही थी। बस बेटा, 1 महीने की और बात है, फिर तो मैं भी रिटायर हो जाऊंगी, विमला जी ने एक सुकून भरी सांस लेते हुए कहा। यह सुनकर कविता ने हाथ में पकड़ा गिफ्ट साइड में रखा और अपनी माँ के पास आकर बैठ गई। उसके चेहरे पर अपनी माँ के लिए गहरा प्यार और चिंता थी। अरे वाह मम्मी, फिर तो बस आराम ही आराम। सारी उम्र आपने नौकरी की है, सुबह नौकरी पर जाना, दोपहर बाद आना, लेकिन अब रिटायरमेंट के बाद अपने सारे शौक पूरे करना। अब इस उम्र में खुद को घर के कामों में मत खपाना। उसके लिए तो भाभी है ना। हाँ बेटा, लेकिन वह भी नौकरी पर जाती है, ऐसे में थोड़ा बहुत काम तो करना ही पड़ेगा, उसकी माँ बोली। अरे माँ, तो क्या हुआ, पहले भी तो वह संभालती थी ना, तो अब क्यों नहीं। आप भी जिम्मेदारियों का बोझ अपने सिर पर मत लेना। घूमना फिरना, पापा के साथ वक्त बिताना, अपनी सहेलियों से मिलना, किटी पार्टियों में जाना, वैसे भी इस उम्र में शरीर में पहले जितनी ताकत कहाँ रह जाती है जो आप घर का काम करोगी। अजय ने भी सहमति में सिर हिलाया। बिल्कुल मम्मी जी, आपने बहुत मेहनत की, अब आपका आराम करने का समय है। सरला जी के हाथ वहीं दरवाजे पर थम गए। चाय की ट्रे अचानक से बहुत भारी लगने लगी। एक एक शब्द उनके कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रहा था। उनके भीतर एक तूफान उठ खड़ा हुआ। तो क्या रिटायरमेंट सिर्फ नौकरी करने वाली औरतों का हक है? क्या घर संभालने वाली, दिन रात रसोई में खटने वाली औरतों की नौकरी की कोई एक्सपायर डेट नहीं होती? यह सोचने पर मजबूर हो गई। क्या मेरा श्रम श्रम नहीं? क्या मेरा त्याग सिर्फ एक कर्तव्य है जिसकी कोई कीमत नहीं? क्या मेरे कोई शौक नहीं, कोई इच्छा नहीं जो मैं पूरा करना चाहती हूँ? चाय की ट्रे लिए हुए वह चुपचाप अपने कदमों को वापस मोड़ गए। उन्होंने ट्रे वापस रसोई में रख दी, जैसे कोई भारी बोझ उतार दिया हो। बिना कुछ बोले वह बालकनी में आकर खड़ी हो गई। सुबह की ठंडी हवा भी उनके अंदर की आग को शांत नहीं कर पा रही थी। तभी पीछे से रेखा ने उनके कंधे पर हाथ रखा। सरला जी का चेहरा देखकर वह सब समझ गई। धीरे से बोली, क्या हुआ सरला, सुबह सुबह यहाँ अकेली खड़ी हो? सरला जी ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, पर एक अजीब सी दृढ़ता थी। दीदी, आप सही कहती थी, अपने लिए मुझे खुद ही खड़ा होना होगा। जब तक मैं सारी जिम्मेदारी उठाती रहूंगी, कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा। रेखा मुस्कुरा उठी। शाम तक रेखा और कविता की माँ अपने अपने घर लौट गई। घर फिर से वैसा ही हो गया जैसा हर दिन होता है, सामान्य और व्यवस्थित। अगला दिन रविवार था। सालों में पहली बार सुबह उठने के बाद सरला जी ने किचन का रुख नहीं किया। न चाय बनाई, न मुन्ने के लिए खाना, न ही किसी के लिए नाश्ते की तैयारी। इन्होंने चुपचाप अपनी अलमारी खोली, सालों पहले रखे अपने स्पोर्ट शूज निकाले जो कभी खरीदे थे मगर पहने नहीं थे, और पार्क की ओर निकल गई। किसी से कुछ नहीं कहा। खुली हवा में सैर करके आज उनके तन के साथ साथ मन को भी शांति मिली थी। एक एक कदम उन्हें जीवित होने का एहसास दिला रहा था। उन्हें उस पिंजरे से निकलने का एहसास करा रहा था जिसमें उन्होंने खुद को सालों से कैद कर रखा था। 1 घंटे बाद जैसे ही वह घर लौटी और दरवाजा खुला, अजय और कविता की आवाज़ें कानों में पड़ी। अरे माँ जी, कहाँ चली गई? मुन्ने के लिए दलिया बनाना था, कविता की आवाज़ आई। अरे यार, मुझे क्या पता, मैं भी कब से अपनी कॉफ़ी के लिए इंतजार कर रहा हूँ, अजय की झुंझलाहट भरी आवाज़ सुनाई दी। सरला जी ने बिना कुछ कहे दरवाजा बंद किया और जूते उतारे। कुछ ही पलों में अजय बाहर आया। माँ को देखकर बोला, माँ, अब कहाँ चली गई थी सारा काम छोड़कर? न हमारे लिए नाश्ता बनाए, न मुन्ने के लिए कुछ खाने को। अब जल्दी से दलिया बनाओ और हम दोनों के लिए कॉफ़ी भी, सिर दर्द कर रहा है। इतना कहकर वह फिर से अपने कमरे में चला गया। सरला जी वहीं खड़ी रह गई, बिल्कुल शांत। फिर आया वह पल जब चुप्पी टूटी। कुछ देर बाद उन्होंने आवाज़ लगाई, अजय, कविता, 1 मिनट आओ जरा। दोनों बाहर आए। क्या हुआ माँ? अजय ने पूछा। कविता मोबाइल में आंखें गड़ाए बोली, हाँ मम्मी जी, कहिए ना, क्या बात है? सरला जी की आवाज़ शांत थी पर स्थिर। मैं तुम दोनों से एक बात कहना चाहती हूँ।
शायद यह बात कहने में मुझे 2 साल की देरी हो गई, लेकिन कहते हैं ना, ना देर आए दुरुस्त आए। मैंने तय कर लिया है कि मैं अब रिटायर्ड लेना होना चाहती हूँ। अजय हंस पड़ा। रिटायरमेंट? मम्मी, आप तो कहीं नौकरी नहीं करती थी? सरला जी मुस्कुराई। हाँ बेटा, नौकरी नहीं करती थी, पर रोज 15-16 घंटे की ड्यूटी जरूर करती थी। इस घर की, तुम्हारी, कविता की और अब मुन्ने की भी। कविता और अजय हैरानी से उनकी ओर देखने लगे। कविता बोली, माँ जी, आप तो जानती हैं ना, मैं ऑफिस जाती हूँ, काम बहुत होता है, मैं तो नहीं संभाल पाऊंगी यह सब, और आपको तो घर संभालने की आदत है। सरला जी जब सीधी नजरों से कविता को देख रही थी। कविता बेटा, क्या नौकरी करने वाली महिलाएं सिर्फ ऑफिस ही देखती हैं? क्या उनका घर नहीं होता? जब तुमने कहा था कि तुम पढ़ना चाहती हो, तो सबसे पहले मैंने ही कहा था, पढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्योंकि जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो मेरे भी सपने थे, मैं भी पढ़ी लिखी थी, मैं भी कुछ बनना चाहती थी। पर उस वक्त किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने सोचा कि मेरी बहू के सपने अधूरे न रह जाए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम मुझे सिर्फ एक होम सर्विस बनाकर रख दो। अजय, तुम कह रहे थे, माँ आप कहाँ थी? क्या कभी आज तक तुमने मुझसे पूछा, माँ आप कैसी हैं? कभी तुमने देखा, माँ आज थकी लग रही है, चलो मैं चाय बना देता हूँ। कमरे में सन्नाटा छा गया। अजय अब मोबाइल की ओर नहीं, माँ की ओर देख रहा था। कविता के हाथ में पकड़ा फोन अब मेज पर था। सरला जी की आंखों में नाराजगी थी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा एक माँ का दर्द और एक औरत का आत्मसम्मान। अब वे कविता की ओर मुड़ी। उनकी नजरें सीधी और सरल थी। कविता बेटी, सरला जी ने शांत लेकिन गहरे स्वर में कहा, कल सुबह मैंने अनजाने में तुम्हारी और तुम्हारी माँ की बातें सुन ली थी। तुम कह रही थी कि रिटायरमेंट के बाद तुम्हारी माँ को आराम करना चाहिए। उन्होंने सारी उम्र काम किया, अब उन्हें रसोई या घर के कामों में नहीं झोंकना चाहिए। अपने शौक पूरे करने चाहिए, सहेलियों के साथ पार्टी करनी चाहिए, घूमना फिरना चाहिए। तो मैं तुमसे यही सवाल करना चाहती हूँ, अब तुम अपनी माँ के लिए इतना सोच सकती हो तो मेरे लिए तुम्हारी आंखें क्यों बंद हो जाती हैं? क्या तुम्हें नहीं लगता कि मेरी भी उम्र हो चुकी है? इस उम्र में मेरे शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं बची। सरला जी ने अपनी बात खत्म की। मैं घर के कामों में पूरी तरह रिटायर हो तो नहीं होंगी, पर मैं रुकूंगी जब थक जाऊंगी, चलूंगी जब मन होगा। कल से सुबह सैर करने भी जाऊंगी और खुद को भी थोड़ा समय दूंगी। आज से यह घर सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं। तभी कविता बोले, लेकिन माँ जी, मुझे तो कुछ बनाना आता ही नहीं। सरला जी उठी, पानी का गिलास लिया और धीमे से मुस्कुराई। कोई बात नहीं बेटा, आजकल सोशल मीडिया पर सब बनाना सिखाया जाता है, इसीलिए तुम्हारी कॉफ़ी, दलिया और बाकी सब कुछ थोड़ा तुम ही बनाना सीखो। फिर भी न आए तो मैं सिखा दूंगी। इतना कहकर सरला जी नहाने चली गई और करीब आधे घंटे बाद जब अपने कमरे से बाहर आई तो देखा कविता यूट्यूब पर सर्च कर रही थी, हाउ टू मेक बेबी पॉरेज एट होम। उधर अजय ने टोस्टर में 2 स्लाइस डाले और दूसरी तरफ कॉफ़ी बनाने लगा। अरे यार, यह टोस्ट तो, और इससे पहले कि वाक्य पूरा होता टोस्ट जला हुआ बाहर आ चुका था। यह तो पूरा काला हो गया। इधर रसोई के दरवाजे पर सरला जी खड़ी थी, चुपचाप मुस्कुराती हुई। उनकी आंखों में शक्ति नहीं, एक शांत संतोष था। वे चाहती थी कि जाकर कहे, हटो इससे, अच्छा तो मैं खुद ही बना लेती हूँ। लेकिन फिर खुद ही बोल उठी, नहीं, इन्हें ही करने देती हूँ, करेंगे तभी सीखेंगे। कविता ने किसी तरह दलिया पकाया, इसमें थोड़ी चीनी डाली और ठंडा करके मुन्ने को खिलाने बैठ गई। अजय ने दूसरा ब्रेड टोस्ट बनाया जो काफ़ी अच्छा बना था। फिर कॉफ़ी बनाकर 3 मग लेकर बाहर आया, अपने, कविता और सरला जी के लिए। और उस दिन के बाद घर में एक नया माहौल बन गया था। अजय, कविता सुबह जल्दी उठकर एक साथ नाश्ते का काम संभालते थे और फिर नौकरी पर जाते थे। सफाई के साथ साथ बर्तन धोने के लिए भी बाई लगा दी गई थी। सरला जी अब भी सुबह जल्दी उठती, लेकिन किसी की सेवा करने के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए। वे जॉगिंग शूज पहनती और पार्क की ताज़ी हवा में कभी सहेलियों के साथ हंसते बोलते शेयर करती, तो कभी योगा। बेटे बहू के नौकरी पर निकलने के बाद वे खुशी खुशी अपने पोते के साथ वक्त बिताती थी, उसके साथ खेलती थी। शाम के समय कभी रामायण पढ़ती तो कभी अपनी मनपसंद फिल्म चला लेती। अपने एक सख्त फैसले से उन्होंने अपने बेटे और बहू को अच्छी तरह एहसास करा दिया था कि उन लोगों के अलावा एक और इंसान भी उस घर में रहता है, जिसका नाम सरला।
तो दोस्तों, घर किसी एक की जिम्मेदारी नहीं होता। जब सब मिलकर निभाते हैं, सभी रिश्ते भी मुस्कुराते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, खुद से प्यार करना भी एक जिम्मेदारी है, जिसे कभी नहीं भूलना चाहिए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, सरला जी का फैसला क्या सही था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।